कैनेमेटिक्स, हालांकि कल पढ़ा दिए थे। कैनेमेटिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड किनेमा से लिया गया है। किससे लिया गया है? जो इसका कैनेमेटिक्स का ग्रीक वर्ड जो है ना, कैसा वर्ड? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड में इसको कैनेमेटिक्स को क्या कहा गया? किनेमा या कैनेमा। कैनेमा का मतलब ही होता है मोशन, है ना। तो यहां पे स्टडी ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं विदाउट नोइंग इट्स कॉज। कैनेमेटिक्स क्या होगा? तो ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच होगी जिसमें हम स्टडी करेंगे मोशन के बारे में और ये या रेस्ट के बारे में विदाउट नोइंग इट्स कॉज, है ना। तो लिख सकते हो कि इट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which a study about rest as well as motion without knowing its cause, without knowing its cause। कॉज का मतलब होता है कारण, है ना। इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। मैंने बोला कि काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें स्टडी हम किसके बारे में करेंगे? रेस्ट और मोशन के बारे में। किसके बारे में? रेस्ट और मोशन। अब क्यों रेस्ट में आ रहा है, क्यों मोशन में आ रहा है भाई? नहीं, तो रेस्ट में और मोशन में लाने के लिए हमको एक चीज की आवश्यकता होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी की, जिसका नाम है फोर्स, है ना। तो कोई साइकिल लेके जा रहा है, पीछे से क्या करो, कैरियर पकड़ के खींच दो तो वो साइकिल रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? तो फोर्स लगाओ तो रुका कि नहीं रुका? अब कुछ जा रहे हो, तुम अपने धुन में जा रहे हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हो, कोई पीछे से एक लात मार दिया साइकिल में, साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा, गिर जाओगे। तो वहां मोशन हो गया। मोशन भी होता है और रेस्ट भी होता है। किसकी स्टडी से? कैनेमेटिक्स में। कैनेमेटिक्स में किस ये कारण क्या है? तो फोर्स। लेकिन उसमें हमको कारण को नहीं पढ़ना है। विदाउट नोइंग इट्स कॉज लिखा है, विदाउट नोइंग इट्स कॉज। कॉज का मतलब होता है कारण, है ना। विदाउट तो समझ में करते हो, कारण को नहीं पढ़ना, विदाउट के बिना, है ना। अब यहां पे कैनेमेटिक्स के कुछ इंपोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनको पढ़ना पड़ता है। और ये अगर पैरामीटर्स आपको समझ में नहीं आएगा, मोशन, चूंकि आप बता ही दिए कि पूरा पार्ट 1 में मोशन ही है ना, बस थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा वो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है ना। बाद बाकी जितना भी पढ़ोगे सब मोशन ही होगा। वो डायनामिक्स मोशन हो सकता है, मैकेनिक्स पूरा भी बाकी है ना। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा, एसएचएम आएंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन या उसी को ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। तुम लोग में चैप्टर होगा ऑस्किलेशन, है ना। एक साउंडेड वेव आता है। तो ये सारी चीजें जो है, अब जो है पूरा का पूरा जो इंपोर्टेंट जो है फिजिक्स में, वो यही पता है कैसे क्या है क्या नहीं है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों मोशन हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों रेस्ट में आ रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है ना, फोर्स कैसा लग रहा है, कितना लग रहा है। तो वो सारी चीजें समझ में आने लगेगा। बस ये शायद इसके साथ जो पैरामीटर्स है उसको समझना होता है। आज से पहले जो तुमने पढ़ा है यूनिट डायमेंशन में, और वो पढ़ना है इसके इंपोर्टेंट पैरामीटर्स। तो ये हेडिंग देंगे some important parameters of kinematics। कृपया बातचीत ना करें, ध्यान इधर दें। इधर ध्यान दोगे अच्छा समझोगे न्यूमेरिकल बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर से वही बात याद रखो, मैंने जो वेक्टर पढ़ाया था, वेक्टर में 2 वेक्टर पढ़ाए थे, एक जो कि मैंने बोला था आगे जाके काम आएगा। एक था पोजीशन, दूसरा था डिस्प्लेसमेंट, और एक और एक्स्ट्रा याद रखो जिसका नाम है यूनिट वेक्टर, है ना। डॉट प्रोडक्ट क्या होते थे, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीजें ध्यान में रहेगा तो ही कुछ होगा। जिसमें सबसे पहला पैरामीटर जो होता है वो पोजीशन का होता है। सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि भैया पोजीशन क्या है। मैंने पढ़ाया था क्या पोजीशन वेक्टर? स्थान। पोजीशन को हम क्या कहते हैं? स्थान, जगह।
तुम्हारा लोकेशन वही पोजीशन है, पहला पैरामीटर। तो पार्टिकल कहां है पहले ये तो देख लो, पार्टिकल कहां है पहले ये समझना पड़ेगा। मोशन में है, रेस्ट में है, बात की बातें हैं। फोर्स कौन सा लग रहा है, बात की बातें हैं। ग्रेविटी लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, टेंशन लग रहा है ना, कैसा बल लग रहा है इस पे, है ना, वो चीज बात की बातें हैं। अभी बस समझना पड़ेगा स्थान क्या होता है। दूसरा पैरामीटर जो होता है, जो स्थान में चेंज होता है, मतलब स्थान में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। द चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दूसरा जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये 7 पैरामीटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम विस्थापन कहते हैं। तीसरा जो पैरामीटर्स आएंगे इसके, ये हो जाएगा डिस्टेंस। बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे सबको, है ना, तुम लोग को आते ही सर ये पढ़ा देते हैं। दूरी, डिस्टेंस, कौन कैसी क्वांटिटी है, कैसा। अब देखो वेक्टर स्केलर इसलिए पहले पढ़ा है कि अब समझ में आएगा कौन वेक्टर है कौन स्केलर है। यूनिट डायमेंशन इसलिए पढ़ा है कि डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, पोजीशन का क्या यूनिट होता है, डायमेंशन क्या होता है। अब सब पढ़ते चले जाओगे, ऐसा नहीं कि यूनिट डायमेंशन खत्म हो गया। हाँ, ना यूनिट डायमेंशन खत्म हुआ है, ना ही वेक्टर खत्म हुआ है। जब तक फिजिक्स रहेगा तब तक यूनिट डायमेंशन और वेक्टर पढ़ते रहोगे। देखो ना, हम एक एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सबका यूनिट लिखेंगे, सबका डायमेंशन लिखेंगे, सबका कौन कैसा क्वांटिटी है, सब कुछ लिखेंगे। सीजीएस यूनिट लिखेंगे, प्रैक्टिकल यूनिट लिखेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे। अरे देखते रहो, अब पढ़ने का मजा है। ये पिछले 2 महीना जो पढ़े हो तुमने, 2 महीना जो भी है वो सब इंट्रो में था। आता भी होगा, नहीं भी आता होगा, माइंड से निकल जाता होगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो डाला है, उसको बार बार देखो ना, उसका मेन टॉपिक का वीडियो डाल दिया गया है। बस एक चीज और, खाली डायमेंशन एनालिसिस बहुत बच्चे को प्रॉब्लम है। डायमेंशन एनालिसिस का फिर से एक बार, लेकिन वो तब पॉसिबल हो सकता है, डायमेंशन एनालिसिस ठीक हो सकता है जब तुमको डायमेंशन निकालना होगा। और डायमेंशन कैसे निकाल पाओगे, जब तुमको फिजिकल क्वांटिटी की फार्मूला याद रहेगी। जब तक फार्मूला नहीं होगा आप डायमेंशन नहीं निकाल लो। डायमेंशन निकालने का वही 7 मंत्र है। 7 भौतिक राशि पता था ना, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बस ये 7 याद रहेगा, बस उसके अलावा कुछ ही चीज की जरूरत नहीं पड़ती। अब रिलेशन नहीं पता है भैया, रिलेशन मीन्स फार्मूला, फार्मूला नहीं पता है तो कुछ नहीं पता होगा। आइए, जो चौथा है सर, वो हम वेलोसिटी को पढ़ेंगे। वेलोसिटी समझते हैं, वेग, वेलोसिटी, वेग, वो बैग नहीं जिसमें सामान रखा जाता है, पैसा रखते हो, पर्स, वो वाला बैग नहीं, वो बैग है। बैग मतलब चलने वाला। चौथा, पांचवा जो है वो है स्पीड, चाल, पता है कि नहीं। और छठा जो है वो है एक्सेलरेशन, जिसको हम त्वरण कहते हैं। आज से पहले आप लोग केवल नाम सुन रहे थे, उसका यूनिट निकाल रहे थे, नहीं कैसी क्वांटिटी है ये समझ रहे थे। एक्चुअली होता क्या है वो नहीं समझ में आ रहा था, अब समझेंगे क्या होता है ना। नेक्स्ट जो है 7वां, 7th, वो है ग्राफ। इन सब का ग्राफ, पोजीशन टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, है ना। इसके बाद स्पीड टाइम का ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ, सबका ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ, ग्राफिक कहते हो या चित्र भी कह सकते हो तुम्हारी। तो ये 7 पैरामीटर्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कितने पैरामीटर्स है ये, काइनेमेटिक्स। और यही चीज है, बेसिक यही है, सबसे प्योर बेसिक ये है। आपको फिजिक्स के आगे वाले चैप्टर को पढ़ने के लिए ये 7 पैरामीटर्स आपको समझ में आना ही आना है। सभी पे न्यूमेरिकल करना ही करना है। देखना ना, IIT JEE नीट बार बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। डीलिंग विथ मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज इज नॉन एज, मैंने बोला था ना पहला क्वेश्चन वही होगा, पोजीशन का। जाइए आप लोग, पोजीशन को R से रिप्रेजेंट करते हैं। पोजीशन, ये कोऑर्डिनेट है, इसका ज्ञान तो होगा आप लोग को। इसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं और ये जो है वो वाई एक्सिस है। तो कोऑर्डिनेट में इसके अंदर या कहीं भी पार्टिकल का कोई ना कोई लोकेशन होगा, कोई ना कोई पोजीशन होगा। मान लो कोई पार्टिकल स्पेस में यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ पोजीशन होगा।
वो कोई स्थान होगी जहां पे उसने रहा होगा, और उसकी स्थान को हम ओरिजिन से मेजर करते हैं। ऐसे ओरिजिन से पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम पोजीशन कहते हैं, और ये हमारा ओरिजिन है 0 0। अब देखिए पोजीशन जो होगा वो क्या होगा, इस पार्टिकल का पोजीशन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो सर x के पैरेलल x हो जाएगा सर, और y के पैरेलल क्या हो जाएगा सर, y। तो उसने पोजीशन की बात कर रहा हो तो ये इसकी यहां से ओरिजिन से या इसके y एक्सिस से ये जो है वो कितने दूरी पे है, और x एक्सिस से कितने दूरी, तो y के पैरेलल है तो y वाला डिस्टेंस होगा, x के पैरेलल है तो x वाला होगा, तो इसका हो जाएगा x, y। ये इसकी पोजीशन, y के पैरेलल y, x के पैरेलल ये, और ये किसी न किसी एंगल पे होगा, तो या तो एंगल यहां से बना लेगा या फिर तो y एक्सिस से, या तो x एक्सिस से एंगल बनाएगा या फिर y एक्सिस पे। एक्चुअली पोजीशन है क्या, तो पोजीशन जो है वो किसी भी पार्टिकल का लोकेशन, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल is defined as the complete information about location। किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन को परिभाषित किया जाता है वो उसके लोकेशन के बारे में, या सिंपल सी फंडा में आप बोल सकते हो, सिंपल सी फंडे में आप लिख सकते हो द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन origin and the given point। गिवन पॉइंट, ओरिजिन से पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को या रेखा को आप क्या कहते हैं, पोजीशन कहते हैं। पोजीशन को एक्चुअली रिप्रेजेंट किया जाता है आई जे कैप, निगेस लिख देंगे कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड by I cap, J cap and K cap। क्योंकि पोजीशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन को दर्शाएगा I cap, J cap एंड K cap। अगर मैं इसकी पोजीशन लिखना चाहूं तो इस पार्टिकल की, तो पार्टिकल सर x में गया है और y में है, x में पोजीशन है और y में पोजीशन है, तो इसमें x के अकॉर्डिंग क्या होता है, x के अलाउंग I cap और y के अलाउंग J cap, ये इसकी डायरेक्शन हो गया इसका पोजीशन। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल को आई और जे के टर्म में, अगर दो यहाँ दिया गया है दो कोऑर्डिनेट में, एक्स और वाई के टर्म में, तो एक्स आई और वाई जे हो जाएगा। अगर जेड में होता तो जेड के हो जाता, एक्स के अलोंग आई कैप, वाई के अलोंग जे और जेड के अलोंग के होता है। यहीं से इसकी अगर मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करोगे तो मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। सर डायरेक्शन को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर है। क्या निकाल रहे हो आप, मैग्नीट्यूड। सर यहां से डायरेक्शन भी पूछेगा ना, क्योंकि आपने बताया वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती तो उसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हो आप। यहाँ पे गौर से देखोगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, क्या, ये जो थीटा के सामने वाला एंगल ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और एंगल जो होता है हमेशा टेन थीटा में निकालते हैं, स्लोप जो लिखते हैं टेन थीटा जो होता है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर कौन है, पाई, और बेस कौन है, एक्स, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा वाई बाई एक्स। यहीं से अगर आप थीटा निकालना चाहोगे हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और ये इसका डायरेक्शन हो गया। पोजीशन कैसी क्वांटिटी है, तो पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर है तो भैया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा कि नहीं होगा, तो भाई ये रहा मैग्नीट्यूड और ये रहा आपका डायरेक्शन। तो आप मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना।
इसकी जो एसआई यूनिट होगा या यूनिट जो होगा पोजीशन की, ये मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, ये मीटर हो जाएगा, है ना। इसकी जो डायमेंशन होगा, मीटर का डायमेंशन आप लोगों को पता होगा, लेंथ होता है एल होता है, ये एल हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला में, m0 l t0, तो ये डायमेंशन। तो पोजीशन क्या होता है, तो किसी भी पार्टिकल की कहीं कंप्लीट इंफॉर्मेशन, है ना, अबाउट लोकेशन, किसी भी पार्टिकल के लोकेशन के बारे में जो आप बताते हो, उसका क्या होता है, पोजीशन होता है। या आप बोल सकते हो कि ओरिजिन से पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को भी हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन कह सकते हैं। पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको आई जे के की रिप्रेजेंट जरूरत पड़ती है। आई का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन है, जे का मतलब होता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और के का मतलब होता है जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो एक्स के अलॉन्ग आई कैप, वाई के अलॉन्ग जे कैप, और जेड के अलॉन्ग के कैप। आइए हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको कि पोजीशन होता क्या एक्चुअली। आइए देखिए, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालना है, और कोई पार्टिकल जो है वो इस कोऑर्डिनेट में या इस स्पेस में कहीं रख दिया गया है, और ये पार्टिकल की पोजीशन जो है मैंने ऐसे लिख दिया, ले मैंने बोल दिया ये वाला जो है ना, ये 3 है और ये 4 है, ये इसकी पोजीशन है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, और ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के। आप कोऑर्डिनेट को सबसे पहले देखोगे, तो ये देखिए यहाँ पे सर ये 3 है, ये 3 जो है वो क्या है, एक्स के अलॉन्ग है, और ये 4 जो है वो वाई में, तो एक्स में है और वाई में है। कोऑर्डिनेट को समझेंगे, जो पहले होगा वो एक्स में होगा, वाई में होगा, फिर आगे जो होगा वो जेड में होगा। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे। अब इसकी जो आपको पोजीशन निकालनी है, पोजीशन निकालने के लिए मैंने बोला क्या कि पोजीशन को निकालने के लिए आपको आई जे के कैप की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें एक्स और वाई दोनों है, तो एक्स के अलॉन्ग क्या होता है, आई कैप, वाई के अलॉन्ग जे कैप, तो यहाँ हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। हो गया इसका पोजीशन खत्म, इसकी पोजीशन खत्म। अगर इसी की मैग्नीट्यूड आपको निकालने बोलेगा, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16, कितना हो जाएगा ये 25, और 25 का कितना निकालेंगे तो 5। ये इसकी मैग्नीट्यूड। अगर मीटर में दिया जाएगा तो मीटर होगा, जिसमें दिया जाएगा उसमें हो जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा इसकी, अगर आप डायरेक्शन निकालोगे तो डायरेक्शन आप कैलकुलेट करोगे tan थीटा के रूप में। डायरेक्शन जो होगा वो tan थीटा के रूप में होगा, और tan थीटा जो होगा हमारा ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, या लिख सकते हो y बाई एक्स। यहाँ से लिखोगे tan थीटा जो हो जाएगा, y की वैल्यू है 4 और x की वैल्यू है 3, और 4/3 जो होता है वो tan 50 का वैल्यू होता है, 53 का। यहाँ से tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 53, थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा 53। इसी तरीके से आप क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं। आइए और दिखाते हैं पोजीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि दिया गया है 3 2 5। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी कि 3 डायमेंशन में, देख रहे हो क्या, ये एक्स में है, वाई में है और जेड में। ये इसको अगर आप कोऑर्डिनेट में शो करोगे तो इस तरीके से दिखेगा। ये आप यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लीजिए, कोई पॉइंट, और इस पे लिख दीजिए इसका पोजीशन है 3 2 5, और ये तो है आपको एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, और सामने जो होगा वो जेड एक्सिस होगा। ये आ जाएगा आपका एक्स, ये वाई और ये जेड। आपको क्या लिखना है, पोजीशन। तो पोजीशन लिखने के लिए आपको पता है आप पोजीशन कैसे लिखते हैं, तो एक्स वाई जेड। एक्स में क्या हो जाएगा आई कैप, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप, और 2 जो है वो किस में है, वाई में, इसलिए हो जाएगा 2 जे कैप, और 5 जो है वो किस में है, जेड में, ये हो जाएगा 5 के कैप। हो गया आंसर, खत्म खत्म। अगर इसी का कोई मैग्नीट्यूड बोलेगा, देखो बी नंबर वही है 3i प्लस 2j प्लस 5k। अगर इसी का कोई मैग्नीट्यूड पूछ दिया तो क्या करोगे, रूट में करके होल स्क्वायर कर देना है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 25, 29 9 38। ऐसे आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप पोजीशन को आप कैलकुलेट कर सकते हो। बस एक्स वाई जेड को ध्यान में रखना है कि एक्स के अलॉन्ग कैसा होगा,
तो डायरेक्शन जो होता है एक्स के अलोंग आई कैप होगा, वाई के अलोंग जे कैप होगा और जेड के अलोंग के कैप होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी में आपको मैंने पढ़ा चुका। आगे आएंगे, जो अगला है हमारा वो टॉपिक वो है डिस्प्लेसमेंट। क्या है वो? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जिसको हम विस्थापन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? तो चेंज इन पोजीशन को हम विस्थापन कहते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द चेंज इन पोजीशन, द चेंज इन पोजीशन is called displacement। स्थान में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। स्थान में परिवर्तन के दर नहीं, स्थान में परिवर्तन को, स्थान में परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पे चेंज इन पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो पार्टिकल क्या कर रहा है भाई? चेंज, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो है ये किसके बराबर है भाई? तो चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में परिवर्तन होता है। चेंज का मतलब होता है परिवर्तन, तो पोजीशन में परिवर्तन। और परिवर्तन संसार का नियम है, और परिवर्तन का मतलब मैंने पहले भी पढ़ाया है, अभी बता रहा हूं कि चेंज का मतलब हमेशा फाइनल में से इनिशियल को घटाना, यानी कि परिवर्तन जो होता है वो अंतिम में से प्रारंभिक को हम घटाते हैं। यानी कि चेंज की बात करूं मैं, तो चेंज को आप लिख सकते हो, तो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। और चेंज का मतलब होता है हिंदी में हम बोलते हैं परिवर्तन, और परिवर्तन जो होगा वो हो जाएगा अंतिम में से प्रारंभिक को घटा दीजिए, जो शुरू में दिया गया। चेंज का मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब हो जाएगा अंतिम में से प्रारंभिक को हटा दीजिए, ये चेंज होगा। यहाँ पे है चेंज इन पोजीशन, या रहेगा चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटाएंगे। चेंज इन पोजीशन है तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटाएंगे, और चेंज इन एक्सेलरेशन रहेगा तो फाइनल में से इनिशियल। चेंज कुछ भी रहे, टेम्परेचर रहे, चेंज इन टेम्परेचर है तो फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर, चेंज इन एनर्जी है तो फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को। चेंज का मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम में से प्रारंभिक को घटाना ही परिवर्तन कहलाता है, और परिवर्तन संसार का नियम है। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा यहाँ पे, अब डिस्प्लेसमेंट को अब यहाँ पे मैंने लिखा है चेंज इन पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या कि भाई फाइनल पोजीशन में से, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को आप घटा दीजिए। अब ये इनिशियल पोजीशन कहाँ है, फाइनल पोजीशन कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या ये आपको मैं समझाता हूं। मैंने बस डिफिनीशन को यहाँ पे लिखा है। अब देखिए, अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं, आपको तो वेक्टर, ये भी वेक्टर क्वांटिटी आपको तो दिखाना पड़ेगा ना विद डायरेक्शन। देखिए, अब ये तो कोऑर्डिनेट है जिसको हम एक्स और वाई को नाम जानते हैं, जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, और ये जो होगा ये क्या होगा, वाई एक्सिस होगा, जिसको हम वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। तो पार्टिकल की कहीं ना कहीं कोई पोजीशन रही होगी पहले। पहले जो पोजीशन था ये पार्टिकल की, ये पोजीशन था पहले यहाँ पे था पी पे, अब जो आ गया अब क्यू पे आ गया। देख रहे हो, ये पोजीशन पहले यहाँ था पी पे, अब कहाँ आ गया, क्यू पे। जो पहले था उस पॉइंट को हम इनिशियल कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल पॉइंट, इसको हम इनिशियल कहेंगे। और जहां पहुंच वो फाइनल कहलाता है। तो ये इनिशियल होगा, दूसरा फाइनल होगा। और जो चेंज किया है वो तो डिस्प्लेसमेंट है हमारा भाई। जो चेंज किया वो कहां से कहां किया है, इनिशियल से फाइनल। पहले कहां था, इस पॉइंट पे, अब कहां आ गया, क्यू पे। पी कहां आया, तो ये जो आया है ना, ये हमारा यही जो चेंज किया है पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट आने के लिए। तो भाई ये ऐसे भी आ सकता था कर्व का कैप में, ये ऐसे भी आ सकता था ना, ऐसे भी पहुंच सकता था, लेकिन ये जो होता ना, ये डिस्टेंस हो जाता। क्या हो जाता,
डिस्टेंस, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसमें कोई निश्चित डायरेक्शन भी नहीं। डिस्प्लेसमेंट को ये भी दर्शा सकते हो, वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, द मिनिमम लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच सबसे न्यूनतम लंबाई को आप विस्थापन करेंगे, और ये न्यूनतम लंबाई नहीं है। न्यूनतम दो बिंदु के बीच में न्यूनतम लंबाई जो होता है वो सीधी रेखा ही होता है, एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो दैट्स वाई ये क्या है हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आइए मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये पहले पोजीशन था तो इसको आप R1 लिख सकते हो, और ये बाद की पोजीशन है इसको आप R2 लिख दोगे। तो इनिशियल कौन हो गया, R1, फाइनल कौन हो गया, R2। चेंज को क्या बोलते हैं, डेल्टा R। चेंज को फिजिक्स में डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, R हो गया पोजीशन। इसी चेंज इन पोजीशन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ हो जाएगा डेल्टा R बराबर, फाइनल पोजीशन कौन है, R1 की R2, R2। तो R2 में से हम क्या करेंगे, R1 को घटा, हो गया कहानी खत्म। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। आइए दिखाता हूं मैं क्या होगा। अगर मान लो कि पहले पार्टिकल यहाँ पे था तो उसकी कुछ ना कुछ पोजीशन रही होगी। जो पहले पोजीशन था वो तो मैंने बोल दिया x, y, x1 y1 लिख लेता हूँ, और यहाँ पे वो जो पोजीशन है वो x2, y2 है। पहले का पोजीशन x1 y1, बाद का पोजीशन x2 y2। आपको पोजीशन लिखने आता है कि नहीं, पोजीशन लिखने आता है ना, पोजीशन लिख लीजिए। x का अगर मैं r1 को लिखूं यहाँ पे तो r1 का पोजीशन कितना हो जाएगा, देख लो तो यहाँ पे x1 है y1 है, तो x में i, y में j। इसको लिखूंगा तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ये पहले का पोजीशन है, पहला पोजीशन। दूसरा पोजीशन लिखोगे जिसको हम फाइनल कहे हैं, वो हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप। भैया x y ही है तो x में i ही होगा, y में j ही होगा, ये इसकी डायरेक्शन। अब मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं। नाउ देखते हैं हम क्या होता है। यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट को देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर जो फॉर्मूला लिखा है आपने लिखा है फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटा दीजिए। फाइनल पोजीशन कौन है भाई, ये हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप, और इसमें से आपको घटाना है किसको, पहले वाले को। पहला वाला कौन है, x1 i कैप और y1 j कैप। तो ये इनिशियल था और ये क्या है, फाइनल। इसको इनिशियल पोजीशन कहते हैं। ये कैसा पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, और ये क्या है, ये फाइनल पोजीशन। एक इनिशियल पोजीशन है और एक फाइनल पोजीशन है। ये इनिशियल है और ये क्या हमारा फाइनल है। अब घटाने आता होगा, वेक्टर का जोड़ घटाओ तो सिखा कि खानदान खानदान के साथ ही घटता है। आई आई के साथ घटेगा, जे जे के साथ, और के के साथ। अगर मैं इसको लिखूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस माइनस माइनस x1 i कैप प्लस माइनस माइनस y1 j कैप। मैंने क्या बोला अभी, i को i के साथ घटाइए और j को j के साथ। अगर मैं इसको लिखूं यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1, कॉमन में क्या हो जाएगा i। अगर i को कॉमन लोगे तो x2 में से x1 घटेगा। इधर लिखोगे प्लस है तो प्लस, अब यहाँ y2 माइनस y1, और ये हो जाएगा j का। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। देख रहे हो, तो ये चेंज कर रहे हैं। अगर आप समझो कि R2 माइनस R1 को डेल्टा R कहते हैं तो x2 माइनस x1 को कितना कहेंगे, डेल्टा x कह सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हो डेल्टा R बराबर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक्चुअली इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट सीधा लिख दीजिए। और इसी की मैग्नीट्यूड को आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी मैग्नीट्यूड को आप कैलकुलेट कर पाओगे। मैग्नीट्यूड लिखने के लिए आपको यहाँ पे मोड को रखना होता है, और मोड में क्या होगा, जब भी मोड में होगा तो ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा। मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट में करके होल स्क्वायर कर दीजिए, डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर या डेल्टा वाई का होल स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो गया। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैंने अभी जस्ट बोला कि
डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो भाई मैग्नीट्यूड से तो काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन में निकालने पड़ेंगे। और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वही होगा, टेन थीटा में ही रिप्रेजेंट करते हैं। और टेन थीटा जो होगा वो हो जाएगा y कंपोनेंट बटा x कंपोनेंट, या परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यही हो जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। या थीटा लिख लो यहाँ से, तो टेन इनवर्स डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी ऐसा यूनिट या यूनिट जो होता है वो मीटर में ही होता है। यूनिट जो होगा ये मीटर में ही होगा, या सेंटीमीटर में लिख सकते हो सीजीएस में, है ना। डायमेंशन इसका भी एल ही होगा। और इसकी जो नेचर होता है ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो तीनों हो सकता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी द मैग्नीट्यूड of displacement can be negative and zero, negative, positive and zero। तो कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब क्या होगा, आपको लिखना समझना कि पार्टिकल जहां से चला वहीं पे आ जाएगा, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर कोऑर्डिनेट से निगेटिव एक्सिस में अगर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, लेंथ कवर कर रहा है, तो उसको हम निगेटिव कह सकते हैं। वो आगे करेगा तो उसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं। आइए और भी समझते हैं डिस्प्लेसमेंट, नोट में करके लिख लेंगे। डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था कि दो बिंदु के बीच सबसे न्यूनतम लंबाई को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द मिनिमम या द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। उसको ही आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट, दो बिंदु के बीच सबसे न्यूनतम लंबाई को विस्थापन। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आइए आपको समझाता हूं किस तरीके से क्वेश्चंस क्या होगा, एग्जांपल के मेथड से हम समझते हैं। एक पार्टिकल जो है ये मूव कर रहा है कहां पे? फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, और ए का पोजीशन दिया गया है और बी का पोजीशन पूछ रहा है, हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछ रहा है। देख लीजिए, एक कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे आपका पोजीशन, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन दिया गया है। तो पार्टिकल पहले जो था यहाँ इस यहाँ था, बाद में चेंज करके यहाँ आ गया, देख रहे हो, ये चेंज। तो जो पहला पोजीशन है वो पी पॉइंट मान लेता हूँ, या ए बोल रहा हूँ तो ए बोल दो। ए पॉइंट है जिसकी पोजीशन है 1, 2, 3, और यहाँ पे दूसरा पोजीशन है जिसको हम बी बोलेंगे, इसका पोजीशन है 4, 6, 9। और ये हमको, ये कोऑर्डिनेट तो पता ही है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सर ये पहला पोजीशन R1, ये दूसरा पोजीशन R2, और ये हमारा यहाँ से यहाँ जो चेंज किया है इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया आपको, डिस्प्लेसमेंट R2 माइनस R1 बताते हैं। सबसे फर्स्ट तो R1 R2 का पोजीशन तो लिखिए पहले। R1 क्या होगा, पहला पोजीशन क्या होगा इसका? ये हो जाएगा आई कैप, समझ में आ रहा है क्या? एक्स के अलॉन्ग आई होगा, वाई के अलॉन्ग जे, और जेड के अलॉन्ग के। सेम तरीके से R2 कैलकुलेट करोगे, R2 क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे है 4, 6, 9, यानी कि 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 9 के कैप। और ये हमारा दोनों का पोजीशन हो गया, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। हमको पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला हमको पता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, R2 माइनस R1 घटा दो। R2 का वैल्यू कितना भाई, तो 4, I को I के साथ घटाओगे तो 4 माइनस 1 गया तो 3I, फिर देखो 6 माइनस 2 गया तो 4J, और 9 में से 3 गया तो 6, हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट खत्म। एक लाइन में कैलकुलेट कर दोगे, फाइनल में से इनिशियल को घटा दो, 4 में से 2 1 गया तो 3, 6 में से 2 गया तो 4, और 9 में से 3 गया तो 5। जो आई है तो आई के लॉन्ग, जे है तो जे के लॉन्ग, जेड है तो जेड के लॉन्ग। एकदम क्लियर है। यहीं पे कोई पोजीशन पूछ दिया जाए आपको, ये मैग्नीट्यूड बताइए तो इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 36, 25 एंड 31 61 अप्रोक्सीमेटली इसकी मैग्नीट्यूड होती है। तो अब कैलकुलेटर का मैग्नीट्यूड निकालना है, जो कि पॉइंट दिया गया है, इसका 2 पॉइंट है, कोऑर्डिनेट पहला पोजीशन लिख लोगे, फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, R1 निकालोगे तो ये हो गया x, ये x1, ये y1 और ये z1। x में कितना है भैया, तो 4i कैप, और इसमें तो प्लस माइनस के ये हो जाएगा 4j कैप प्लस 0 के कैप। इसको अगर लिखूंगा तो हो जाएगा 4i माइनस 4j, और केत में कुछ है ही नहीं, तो ये पहला पोजीशन, ये R1 हो गया। R2 भी आप लिख सकते हो, R2 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस के 2i माइनस 2j, और k में कुछ है ही नहीं तो हटाइए इसको। तो ये देखो अब ये R2 आ गया, ये R1 आ गया, दोनों का पोजीशन तो आ गया। हमको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, R2 माइनस R1 करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे। ये है माइनस के 2i माइनस के 2j, इसमें से घटाना है आपको पहला, जो कि है 4i माइनस 4j। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे ये हो जाएगा माइनस 2i माइनस 2j प्लस माइनस माइनस 4i और माइनस माइनस प्लस के 4j। अब देखो मैंने कहा था कि खानदान खानदान के साथ घटेगा, आई के साथ और जे के साथ, है ना। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे ये हो जाएगा हमारा माइनस के 2i माइनस 2i और 4i माइनस के 6i और माइनस और प्लस प्लस के 2j। ये तो डेल्टा आ गया ना, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। हमको इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मोड में रख देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, डेल्टा आर को मोड में रख दें, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर करोगे तो माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 4 40, 40 को लिख सकते हो आप 2√10, एकदम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। अगला जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस का, है ना। वो डिस्टेंस क्या होता है, दूरी। आइए समझाते हैं दूरी क्या होता है। दूरी, द एक्चुअल पैथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, द एक्चुअल पैथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। आइए समझते हैं दूरी को। डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पैथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल, किसी भी वस्तु के द्वारा तय किया गया रास्ता या लंबाई दूरी कहलाता है। तो आप समझेंगे डिस्टेंस क्या होता है, इसको हम कहते हैं दूरी। लिखेंगे द एक्चुअल पैथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, किसी वस्तु के द्वारा या वस्तु के द्वारा तय किया गया रास्ता क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है, इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, उसके पास कोई नीचे डायरेक्शन नहीं होती है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी जो एसआई यूनिट होती है या यूनिट जो होता है इसका डिस्टेंस का, ये भी मीटर ही होता है, एमसी रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको सीजीएस में लिखोगे तो सेंटीमीटर लिख सकते हैं। कैसी क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन क्या है इसका, तो लेंथ का डायमेंशन, मीटर का डायमेंशन एल, लेंथ होता है। डायमेंशन फार्मूला में लिखोगे
m0 l t0. This is the formula of dimension formula of distance या लेंथ. लेंथ की ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता. द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव. द मैग्नीट्यूड of distance can never be negative. आप यूं कह सकते हो कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है. डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगा. तो दो बिंदु के बीच जो मैंने बताया क्या कि एक्चुअल पैथ ट्रेवल कर रहा है. पैथ कहाँ है भाई? तो देखो वही जो डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ रहे थे, तो दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस थी, मान लीजिए ये यहां पे देखेंगे, ये दो पॉइंट कंसीडर किया मैंने एक पॉइंट को ए माना, दूसरे को बी माना. तो ये अगर स्ट्रेट लाइन है, पैथ एक ही है, स्ट्रेट लाइन ही है, तो यहाँ पे जो पैथ कोई भी पार्टिकल अगर ट्रेवल कर रहा है तो वो डिस्टेंस कहलाएगा ए से बी तक. पैथ तो ऐसा भी हो सकता था ना, पैथ तो ऐसा भी हो सकता है. तो पैथ ट्रेवल जो करेगा वो डिस्टेंस हो जाएगा. और अब मैंने जस्ट पहले पढ़ाया था इससे पहले कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि दो बिंदु की सबसे न्यूनतम लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं. तो द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन. ये भी डिस्टेंस की कवर कर रहा है, ये भी डिस्टेंस ही कवर कर रहा है. और डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है. लेकिन स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, याद रखें. लेंगे कि अगर पैथ स्ट्रेट लाइन है या फोर स्ट्रेट लाइन के लिए जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा. अगर रास्ता केवल स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर होगा. अगर कर्व पैथ है, और कर्व पैथ, इस केस में डिस्टेंस जो होगा ये हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से. ध्यान देंगे, डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा रिलेशन होता है. तो नोट में लिख कर कंसिडर कर सकते हो कि डिस्टेंस जो होगा ये ग्रेटर और इक्वल होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के. याद रखो, डिस्टेंस जो होगा डिस्प्लेसमेंट के क्या है? इक्वल एंड ग्रेटर देन. तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता. क्योंकि सबसे न्यूनतम लंबाई जो होती है दो बिंदु के बीच में वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. डिस्टेंस कैसा है? स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता. डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. जीरो किस केस में होगा? अगर पार्टिकल का इनिशियल और फाइनल दोनों पोजीशन एक ही पॉइंट पे होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट वहां का जीरो हो जाएगा. जैसे एक सर्किल में आप जहां से चलना स्टार्ट करते हैं फिर से वहीं पहुंच जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं पूछ रहा हूं एग्जाम्पल में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करिए कि अगर कोई पार्टिकल सर्किल पे मूव कर रहा है. एक सर्किल है जिसकी रेडियस मैंने कंसीडर कर लिया, इसकी रेडियस जो है वो आर है. ये आर जो है ये इसकी रेडियस है और एक सर्किल है. कोई पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करता है और वहीं पे आके पहुंच जाता है या एक चक्कर कंप्लीट करता है. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा एंड डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करोगे तो ये टोटल सरकमफ्रेंस आपको निकालना पड़ेगा. ब्रेथ का परिधि आपको पता है 2 पाई r होता है, यानी तो आप फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि एंगल ये पूरा तो आपको पता है ना, ये 360 डिग्री का बनाता है. तो थीटा डिस्टेंस निकालने के लिए थीटा की वैल्यू आपको पता है 360 डिग्री. 360 डिग्री को आप रेडियन में लिखोगे तो 2 पाई और रेडियस हमारा कितना है? r दिया गया है. तो हम लोग आप लोग को पढ़ाए हैं प्लेन एंगल का फार्मूला.
यहाँ से आप डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। तो थीटा बराबर जो होता है वो होता है आर्क बटा रेडियस, और यही आर्क जो है वही डिस्टेंस कहलाता है। एल निकालोगे तो हो जाएगा थीटा इंटू आर। अब देखो यहाँ से ये एल जो है वही एल जो है वो डिस्टेंस कहलाया, और थीटा कितना है भैया, तो 2 पाई 360 डिग्री, और रेडियस कितना है आर, तो डिस्टेंस जो होगा वो हमारा 2 पाई होगा। तो सीधा सा आप लोग याद रखे होते हैं कि सरकमफ्रेंस जो होता है वो 2 पाई होता है। मैंने तो एक लाइन में ही बताया था कि डिस्टेंस 2 पाई आर ही होगा, जो कि सरकमफ्रेंस ही डिस्टेंस का। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमको पता है कि प्लेन एंगल का फॉर्मूला जो होता है वो आर्क बाई रेडियस होता है। कितना होगा, आर्क बाई रेडियस। अब आर्क ही क्या है हमारा, लेंथ है, तो आर्क निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर। एल जो है वो डिस्टेंस है, थीटा जो है वो तो एंगल है, एंगल कितना है 360, 360 को हम 2 पाई लिखते हैं, और रेडियस आर। यहीं पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को लिखूं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस क्वेश्चन में निकालू तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पे, यहीं से चलना स्टार्ट किया और यहीं पे पहुंच गया। तो जो इनिशियल है वही फाइनल है, तो फाइनल इनिशियल दोनों सेम है, तो इसलिए इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ बारी बारी से। आहा, ये क्या हो गई, फिनिश्ड, इंसर्ट। देखिए जो अभी आपने क्वेश्चंस किया है वो सेम क्वेश्चन यही है। एक पार्टिकल है जो सर्किल पे मूव कर रहा है जिसकी रेडियस आर है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी जस्ट देखा आपने कि डिस्टेंस जो है वो 2r और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना आया, 0 आया। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान देंगे कि ए पार्टिकल मूव अलोंग सर्कुलर पैथ ऑफ रेडियस आर है, जिसकी रेडियस कितना है, आर है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सॉरी डिस्टेंस 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल जो है वो अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, कहां से, ओरिजिन से, और गोज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को जाता है, जो कि पॉइंट दिया गया है एक्स में 20 और वाई में 0। फिर बोल रहा है एंड देन रिटर्न अलोंग सेम लाइन, उसी लाइन से वो वापस भी आता है, और फिर जो पॉइंट में डिस्टेंस कवर करता है ये -20 मीटर और 0 है। तो हमको पूछ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पार्टिकल का होल जर्नी में ड्यूरिंग दिस ट्रिप। देखिए मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझेंगे थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले बात, आपको कोऑर्डिनेट का ज्ञान होना चाहिए। कोऑर्डिनेट ये समझ में आता है क्या, ये आगे जो होगा ये एक्स एक्सिस है, पीछे जो होगा वो निगेटिव के एक्स एक्सिस होंगे, ऊपर वाले को वाई एक्सिस बोलते हैं और नीचे वाले को माइनस के वाई एक्सिस, क्योंकि ये आगे पॉजिटिव होता है पीछे निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। अब पार्टिकल यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई पार्टिकल ओरिजिन से चला है और ओरिजिन से वो 20 मीटर दूरी आगे आगे गया है, 20 मीटर जो है वो किधर गया है, आगे गया है, इस स्ट्रेट लाइन पे 20 मीटर आगे गया है। वाई में 0 है क्योंकि इसका पोजीशन यहाँ पे दिया गया है, इस पॉइंट पे यह है 20 मीटर, 0, यानी कि x में 20 कवर किया है, y में कितना है 0, y में नहीं है बस x में ही। तो मान लेते हैं ओरिजिन से स्टार्ट किया, ये पहले a पे गया और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, फिर से वो रिटर्न होगा और रिटर्न होके कहां तक आएगा, तो ये रिटर्न होके फिर से सेम लाइन से होते हुए ये यहां तक आएगा, जिसको हम माइनस के b बोलते हैं, सॉरी माइनस के 20 मीटर, ये -20 मीटर और 0, उस पॉइंट को हम b कंसिडर करें। क्या कंसिडर करेंगे, b। तो ये हो गया, आगे गया तो a, पीछे आया b। पार्टिकल क्या कैसे चल रहा है कि बोल रहा है एक पार्टिकल जो है अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से और x में गया है 20 मीटर और y में कितना है 0। फिर बोल रहा है देन रिटर्न अलोंग सेम लाइन टू द पॉइंट माइनस के 20 मीटर एंड 0। तो पूछ रहा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस ट्रिप, डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो आइए समझते हैं हम डिस्टेंस कैसे कवर करेगा। तो पार्टिकल कहां से कहां गया है, पहले इसको देखिए। पार्टिकल यहां ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया है, ओरिजिन से किधर गया है 20, ये आगे गया है तो कितना गया भैया, ये आगे जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 20। फिर बोल रहा है सेम लाइन से रिटर्न हुआ, तो भाई जितना गया उतना आया भी, तो ये भी 20, जितना गया उतना आया। फिर बोल रहा है पीछे भी ये भी 20 किया है, तो डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 20 गया 20 आया फिर 20 पीछे गया, तो 20 20 40 और डिस्टेंस का भी निगेटिव होता नहीं है, तो ये हो जाएगा 20 + 20 + 20 = 60 मीटर। डिस्टेंस कभी निगेटिव जाएगा ही नहीं। तो पार्टिकल ओरिजिन से 20 मीटर गया
फिर 20 मीटर, फिर ओरिजिन पे आया होगा, फिर किधर गया 20 मीटर पीछे। अब यहाँ पे बात आ रही है डिस्प्लेसमेंट को समझिए इस केस में। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पार्टिकल पहले तो आगे गया 20 मीटर एक्स में, फिर 20 मीटर पीछे आ गया, भाई जहां से चला था वहीं पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट कितना 0, फिर फाइनली कितना गया तो माइनस के 20, तो इसका हो जाएगा माइनस के 20 मीटर, या आप लिख सकते हो 20 मीटर अलोंग निगेटिव एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो कि 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है निगेटिव एक्स एक्सिस। समझ में आया क्या? क्वेश्चन को पढ़ के समझोगे तो समझ में आएगा। कोई पार्टिकल ओरिजिन से अपना डिस्टेंस जर्नी स्टार्ट करता है, वो 20 मीटर एक्स में जाता है, फिर 20 मीटर रिटर्न हो गए, फिर 20 मीटर निगेटिव एक्सिस में जाता है। तो हमको पूछ रहा था टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये ऐसी बारहमां का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आप उसको जाके वही बना सकते हो। हमको डिस्टेंस पूछ रहा है भाई, तो उसमें हमको टाइम से क्या मतलब है, फंसाने के लिए देख लो कुछ भी दे देगा। आइए देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन को समझोगे सब कुछ समझ में आने लगेगा, क्वेश्चंस को समझना है बस। बोल रहा है क्या कि एक स्कूटर है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अलोंग ए बी, कवर कर रहा है डिस्टेंस 360 मीटर। कोई स्कूटर वाला है, स्कूटर लेके चल दिया, और ये इंड में ए है और ये इंड में बी है, और ये जो है पहले जो है देखो बोला है कवर कर रहा है ये 360 मीटर डिस्टेंस ए बी के बीच में, जो कि 24 सेकंड में कर रहा है, कितनों सेकंड में करे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड द रिटर्न बैक बी टू सी, एक फिर बोल रहा है बी से सी आता है, रिटर्न आ रहा है, अब बी से इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, और बी से सी जो आता है ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये 240 मीटर डिस्टेंस है। पहले तो ये टोटल डिस्टेंस ए से बी किया कितना 360, फिर कितना रिटर्न आया 240, फिर हमको पूछ रहा है डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। भाई डिस्टेंस ही पूछ रहा है, मैं डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। अगर डिस्टेंस पूछेगा तो आप लोग आराम से लिख लोगे, डिस्टेंस में कितना गया, पहले ए से बी गया फिर बी से सी, तो ए बी प्लस बी सी, नहीं ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा, ए बी कितना है भाई 360, बी सी कितना है 240, जोड़ दोगे 600 मीटर आ जाएगा। ये तो डिस्टेंस आ गया, ये तो इजीली कैलकुलेट कर दो। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो भैया यहां से चला था ये इनिशियल पॉइंट, और जहां पहुंच गया ये क्या हो गया फाइनल, तो यहां से यहां तक निकाल दो ना, यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जल्दी बताओ, कमेंट करके जल्दी बताओ। ए बी माइनस बी सी, इतना घट गया ना, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 240 इक्वल टू 0 टू 120 मीटर जो है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एकदम इजीली क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करोगे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कभी नहीं फंसोगे, नहीं तो नहीं समझने की कोशिश करोगे तो भैया हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम हो रहा है मीन्स मेहनत करो, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत है। जो बच्चे को समझ में आ रहा है उसको कोई हार्ड वर्क की जरूरत नहीं होती है, वो बस स्मार्ट वर्क करते हैं। जो कमजोर बच्चे होते हैं हार्ड वर्क वही करते हैं, तेज बच्चे हार्ड वर्क नहीं करते, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अब कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो, जैसे ये मैं यही क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन से दिखा दूं, देख लो आप। बोल रहा है कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, ये असाइनमेंट के क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको असाइनमेंट में, और एक टॉपिक से कम 10 से 20 क्वेश्चन होते हैं जो आपको कैलकुलेट करना होता है। बोल रहा है क्या डिस्प्लेसमेंट, देख लो क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन इज मूविंग अलोंग सेमी सर्कुलर पैथ। पैथ कैसा है भैया, सेमी सर्किल, पैथ कैसा है सेमी सर्किल। सबसे पहले बात तो यही समझना पड़ा, मान लेते हैं ये इंड को ए मान लेते हैं, इस इंड को बी मान लेते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा ओरिजिन, कुछ ना कुछ रेडियस होगा, मान लीजिए रेडियस आर है। तो बोल रहा है सेमी सर्कुलर पैथ ऑफ 200 मीटर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट तो मिनिमम डिस्टेंस हो गया ना, ये टोटल डिस्टेंस, ये टोटल दिया गया है, यानी कि ये वैसे यहां से यहां तक, तो ये भी आर है और ये भी आर है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r। तो 2r की वैल्यू तो दी गई है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 200 मीटर, तो भैया डिस्प्लेसमेंट की होगा कितना, सबसे पहले बात तो ए से बी तक की डेंस, तो ये रेडियस अगर आर मानोगे तो ये भी आर होगा, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r, ये कितना हो जाएगा 200 मीटर, तो 2r बराबर कितना 200 मीटर।
r इक्वल टू 100 मीटर। ये हमारा रेडियस आ गया। हमको पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस। अरे भाई डिस्टेंस, तो ये एंगल कितना 180, एक स्ट्रेट लाइन को 180 है, 180 को रेडियन में पाई, रेडियस पता ही है यार। तो सीधा से अगर मैं डिस्टेंस को कवर करूं तो हमको पता है कि पाई इंटू आर होता है। सेमी से अगर पूरे सर्किल का 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस होता है तो सेमी सर्किल का कितना होगा पाई आर, या नहीं तो लीजिए ना थीटा बराबर मैंने अभी जस्ट बताया था एल बट्टा आर, एल निकालोगे थीटा इंटू आर, थीटा कितना पाई, थीटा की वैल्यू कितना है भाई, यही एल डिस्टेंस है, एल ही डिस्टेंस है, लेंथ, थीटा है पाई और रेडियस कितना है आर, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 100, डेसिमल उड़ाओगे नीचे में 100, 100 से 100 कैंसिल, 340 मीटर, यही डिस्टेंस होगा। बाद बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप सबको कैलकुलेट करोगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको क्वेश्चंस बनाते रहना अपना। एक पहला डीपीपी फर्स्ट है ये, जिसमें 5 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं और आगे के भी 5 क्वेश्चंस यहाँ है। आप सब कोई एसएस ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें और बनाने की कोशिश करें। अगर नहीं आएगा तो मैं अगले वीडियो में आऊंगा, फिर इसके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के पास भेजते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।